नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज, क्या पुतिन परमाणु बम गिराकर ही मानेंगे? ब्रिटेन में धर्म युद्ध का विलन कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देशद्रोह में कैसे फंस गए? और एमएमएस कांड के बाद अब एक और कौन सा कांड हो गया? यूक्रेन में चल रही जंग के 210 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो जंग का रुख ही बदल कर रख सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर सीधा हमला किया। ऐलान कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबरें न समझा जाए। साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें सिर्फ पूर्व जनरल और कुछ अफसर करते रहे थे। ज़ेलेंस्की भी चिंता जताते रहे हैं कि रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। रूस की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर संकट आया तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस बार तो खुद पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब यह कि पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ऐसा कहना केवल ज़ेलेंस्की या बाइडेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो दिखना अभी बाकी है। क्योंकि जब से यूक्रेन में रूस की सेनाएं दाखिल हुई थी तब से रूस ने इसे कभी भी जंग नहीं कहा, बल्कि इसे रूस की फौज का स्पेशल ऑपरेशन कहा जा रहा था। लेकिन अब पुतिन के रुख से साफ हो गया कि रूस के लिए यूक्रेन का ऑपरेशन जंग से भी बढ़कर है, जिसमें वो कुछ भी करने से पीछे हटने वाले नहीं है। रूस का प्लान यह है कि अब वो यूक्रेन में पूरी ताकत लगाने वाला है। पुतिन ने आदेश दिया है कि अब 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजा जाएगा। अब तक यूक्रेन में रूस की तरफ से 3 लाख सैनिक भेजे जाने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब 3 लाख सैनिकों को भेजने का मतलब साफ है कि पूरे यूक्रेन को पुतिन जंग के मैदान में बदलने का फैसला कर चुके हैं। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की सेना दाखिल हुई थी उस वक्त यूक्रेन में रूस के 2.25 लाख सैनिक दाखिल हुए थे। उसके बाद से कई बार सैनिकों की टुकड़ियों को रूस की तरफ से यूक्रेन में भेजा गया, लेकिन अब एक साथ 3 लाख सैनिकों को यूक्रेन की जमीन पर भेजने का मतलब साफ है कि अब ये जंग पहले से ज्यादा भीषण होने वाली है। इसके पीछे पुतिन की छटपटाहट भी दिखी, लेकिन इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली तो ये कि वो यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को ललकारना चाहते हैं। दूसरी ये कि जंग में रूस को हुए नुकसान के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि पिछले करीब 15 दिनों में यूक्रेन की जंग का रुख पलटता दिखने लगा था। कुछ अहम जगहों से रूस की सेना को खदेड़ जाने की खबरें भी आई थी। ऊपर से यूक्रेन की फौज रोजाना रूस को हुए नुकसान के हैरान करने वाले आंकड़े जारी कर रही है। ये आंकड़े पूरी दुनिया में रूस की वजीयत की वजह बनते रहे। यूक्रेन की फौज का दावा है कि 21 सितंबर तक रूस के 55,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस के 2,227 टैंकों को यूक्रेन की फौज तबाह करने का दावा कर रही है। ये वो आंकड़े हैं जो यूक्रेन की फौज रोजाना जारी करती है, ताकि वो दुनिया को बता सके कि इस जंग में यूक्रेन कमजोर नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि 21 सितंबर तक उन्होंने रूस को 4,748 बख्तरबंद गाड़ियों को रूस की तबाह कर दिया। मिसाइल दागने वाले सिस्टम यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी 1340 ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन की फौज ने तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा रूस के कुल 253 एयरक्राफ्ट भी ढेर करने का आंकड़ा यूक्रेन ने दिया है। इनमें 217 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि कई फाइटर जेट और कुछ प्लेन भी शामिल हैं। इसके अलावा 15 जंगी जहाजों को भी तबाह करने की बात यूक्रेन की फौज कह रही है। ये वो जंगी जहाज हैं जो काला सागर में रूस की सेना की शान हुआ करते थे। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस की फौज ने अब तक यूक्रेन को काफी हल्के में लिया और वजूद की लड़ाई लड़ रहे यूक्रेन ने रूस को तगड़ी टक्कर दी। यही वजह रही कि जंग के 210 दिन यानी करीब 7 महीने बीतने के बाद पुतिन को इतना बड़ा ऐलान करना पड़ा। इस फैसले में पुतिन का प्रण तो दिखा ही, उनकी झुंझलाहट भी दिखी, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन की जंग जल्दी खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। ये जंग अभी काफी लंबी चल सकती है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन में कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात यह कि अब रूस जंग में अपने सबसे भीषण हथियारों का इस्तेमाल करेगा और पूरी ताकत लगा देगा। सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन दुनिया को और खास तौर पर अमेरिका को एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। संदेश ये कि रूस को कमजोर आंकने की गलती न की जाए। इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन की जंग पर बोलते हुए अपना पूरा रोड मैप साफ कर दिया। मोटे तौर पर उन्होंने 5 बड़ी बातें की, जिनमें सबसे पहली बात यह कि उन्होंने 3 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि 3 लाख रिजर्व सैनिकों को यूक्रेन की जंग लड़ने के लिए भेजा जाएगा। दूसरा यह कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकेगा। तीसरी सबसे अहम बात यह कि ये कही कि वो डोनेट्स्क और लुहान्स्क को रूस का हिस्सा बनाएंगे।
पूर्वी यूक्रेन के ये वही प्रांत हैं जिन पर इस जंग से पहले भी रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा था। चौथी बात यह कि वो जिन इलाकों को रूस में शामिल करेंगे वहां पहले जनमत संग्रह करवाएंगे और लोगों से उनकी राय पूछेंगे। यह भी ऐलान कर दिया कि शुक्रवार से यानी 23 सितंबर से जनमत संग्रह का काम शुरू भी हो जाएगा। पांचवी बात उन्होंने ये भी कही कि पश्चिमी देशों ने अपनी हद पार कर दी है। नाम तो उन्होंने वेस्ट का लिया है, लेकिन जाहिर है उनके निशाने पर अमेरिका ही था और उनका इशारा जंग में की जा रही यूक्रेन की मदद पर था। इसीलिए उन्होंने बार बार लोगों को जंग का मकसद समझाने की कोशिश की। उन्होंने भाषण में लंबा वक्त लुहांस्क और डोनेस्क की परेशानियां बताने में लगाया। उन्होंने साफ किया कि वहां के लोग रूसी भाषा बोलते हैं और यूक्रेन उन पर जबरदस्ती अपना राष्ट्रवाद थोप रहा है। इन दोनों प्रांतों पर पहले से रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है और ये दोनों प्रांत जंग से पहले ही रूस के टारगेट पर थे। यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल होने से पहले ही रूस ने एक बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने इन दोनों प्रांतों को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था और इससे जुड़े प्रस्ताव पर दस्तखत भी कर दिए थे। ये दोनों प्रांत पूर्वी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा हैं। इनकी सीमा सीधा काला सागर से जुड़ती है। अगर इन दोनों प्रांतों पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन माना जा रहा है कि केवल लुहांस्क और डोनेस्क ही पुतिन का टारगेट नहीं है। अगर ऐसा होता तो पुतिन को यूक्रेन में इतनी बड़ी ताकत झोंकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यह तय है कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर पुतिन का कब्जा हो चुका है, पुतिन उन सभी जगहों पर एक साथ जनमत संग्रह करवाएंगे। इन इलाकों में लुहांस्क और डोनेस्क के अलावा खैरसान और ज़ापोरिज़िया भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा। यूक्रेन का यह ऐसा हिस्सा है जहां रूसी भाषा बोलने वालों की गिनती बहुत बड़ी है, इसीलिए रूस को उम्मीद है कि उसे लोगों का समर्थन भी मिलेगा। ऊपर से माना यह जाता है कि अगर इन इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया और ये यूक्रेन के नक्शे से मिट गए तो आर्थिक रूप से यूक्रेन तबाह हो जाएगा। इन इलाकों में यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है जो उसके हाथ से खिसक जाएगा। ऊपर से हजारों किलोमीटर की जमीन उसके नक्शे से मिट जाएगी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा वहां का इंडस्ट्रियल जोन माना जाता है। फिर बड़ी बात यह भी है कि इस हिस्से में काला सागर की पूरी सीमा शामिल है जो रूस के पास पहुंच जाएगी। और रूस को लगता है कि अगर बिना जनमत संग्रह करवाए उसने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया तो आने वाले वक्त में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसीलिए वो इन इलाकों को यूक्रेन के नक्शे से अलग करने से पहले अपने हाथ मजबूत करना चाहता है। अगर जनमत संग्रह का नतीजा उसके पक्ष में आया तो वो अपने फैसले को सही ठहराने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर जनमत संग्रह का नतीजा रूस के पक्ष में नहीं आया तो वो फंस सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि रूस जनमत संग्रह में ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। और उससे भी बड़ी टेंशन ये कि एक और जनमत संग्रह पुतिन के ऐलान के साथ रूस में ही शुरू हो गया। रूस के लोग पुतिन का भाषण सुनने के बाद बुरी तरह टेंशन में आ गए, रूस से निकलने की कोशिश में जुट गए। मतलब यह कि पुतिन के फैसले के बाद रूस के लोग ही टेंशन में आ गए। 3 लाख फौजियों का आंकड़ा छोटा नहीं है। इसमें रिजर्व फौज को भी शामिल किया जाएगा। रिजर्व फौज का मतलब उन सैनिकों से है जो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर उन्होंने युद्ध से जुड़ी कोई कला सीखी हुई है। खबर है कि पुतिन का भाषण खत्म हुआ ही था कि रूस से कई देशों को जाने वाली फ्लाइट भर गई। यानी पुतिन का भाषण रूस के लोगों ने सुना और रूस से भागने का फैसला कर लिया। खबर है कि चंद मिनटों में सारी फ्लाइट्स भर गई और लोगों को सीट मिलनी बंद हो गई। आर्मेनिया, तुर्की और जॉर्जिया जाने वाली किसी भी फ्लाइट में सीट नहीं बची। लोगों ने सोशल मीडिया पर बुकिंग ऐप के स्क्रीनशॉट भी डाले जिनसे तस्वीर साफ हो गई। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया जाने लगा कि पुतिन के फैसले को उनके ही देश में समर्थन नहीं मिल रहा। इस बीच यूक्रेन ने निकोलेव शहर में मौजूद परमाणु प्लांट के करीब किए गए रूस के मिसाइल हमले के सबूत जारी किए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन उसके कई न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर तबाही का एक बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। और इसी वजह से उनकी सेना ने 2 रोज पहले यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट पर हमला किया। तब यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल पिवदेनोक्रेंस न्यूक्लियर पावर प्लांट से महज 300 मीटर दूर गिरी थी और अब उसने रूस के इस हमले के सबूत भी जारी कर दिए। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें परमाणु पावर प्लांट से थोड़ी ही दूर जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना हुआ दिखा। दावा किया गया कि रूस की मिसाइल गिरने से ही वहां यह गड्ढा बना। इसके साथ ही मिसाइल हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही बनी इमारतों को पहुंचे नुकसान की भी तस्वीरें जारी की गईं। और इन तस्वीरों को जारी करने के बाद यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की फौज एक के बाद एक उसके कई परमाणु प्लांट को निशाना बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है ताकि रूसी सेना से पूरी ताकत से लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को डराया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक जिस तरह से उसके जवानों ने खार्किव समेत रूस के कब्जे वाले कई दूसरे इलाकों में अपना दम दिखाया, उससे पुतिन पूरी तरह बौखला गए। खासतौर पर खार्किव के हाथ से निकलने पर उन्हें जोरदार चोट पहुंची। वहां ज़ेलेंस्की के जवानों ने पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का इस्तेमाल करके रूस की सेना को पानी पिला दिया। पुतिन की फौज के कई अहम ठिकानों को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन की सेना के भीषण हमलों से हारकर रूसी सेना खार्किव के कई हिस्सों से भागने पर मजबूर हो गई।
और कहा जाता है कि रूसी सेना के जवानों की इस हार से पुतिन अपने घर में ही बुरी तरह घिर गए। यूक्रेन की जंग लंबी खिंचने से पहले ही भड़के हुए रूस के लोगों ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। खुद पुतिन की पार्टी के एक सांसद ने ही उनके फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। यानी खार्किव में रूसी सेना को पड़ी मार से पुतिन की छवि को तगड़ी चोट पहुंची। यहां तक कि यूक्रेन की जंग में पुतिन के साथ शुरू से खड़े उनके सबसे भरोसेमंद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने दावा किया कि जंग से जुड़ी गलत जानकारियां मिलने से ही पुतिन सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने के लिए एक अलग ही प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए उसके ही परमाणु प्लांट का सहारा लिया। कहा जाता है कि इसके लिए उनकी सेना ऐसे हमले कर रही है जो सीधे न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके करीब हुए धमाके यूक्रेन को दहला कर रख देते हैं। क्योंकि यूक्रेन इस बात को जानता है कि अगर परमाणु प्लांट मिसाइलों के निशाने पर आ गए तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना ऐसे हमले करके उसकी सेना को मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है और इसीलिए वो रूस के ऐसे हमलों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बता रहा है, जिसका सहारा लेकर वो यूक्रेन के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता है। और डर ये कि जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो परमाणु पावर प्लांट पर हमला ही क्यों ना हो, जैसा कि उनकी सेना पिछले करीब 6.5 महीने से जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के आसपास कर भी रही है। Бачили певний ряд ядерного тероризму, який вони здійснили на Запоріжжі. जापोरिजिया परमाणु पावर प्लांट के पास छिड़ी जंग पर तो यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चिंता जता चुकी है। IAEA की टीम ने वहां का दौरा भी किया था। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी पुतिन से प्लांट के करीब से भारी हथियार हटाने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील मानना तो दूर, पुतिन ने यूक्रेन के एक और परमाणु प्लांट को निशाने पर ले लिया। इधर सुबह दिल्ली में राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 42 दिनों से दिल्ली एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। 10 अगस्त को जिम में कसरत करने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई हस्तियों ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख जताया। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। यूपी विधानसभा में भी राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई और उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आग लगाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस बार वहां के स्मेदिक शहर में पाकिस्तान से जुड़े मुस्लिम संगठनों ने एक मंदिर पर हमला कर दिया। बीते शनिवार और रविवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन लेस्टर शांत हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्मेदिक शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया। सामने आई तस्वीरों में मुस्लिम प्रदर्शनकारी झुंड में दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते नजर आए। मास्क से मुंह ढके प्रदर्शनकारी भेड़ियों की तरह मंदिर पर टूट पड़ने की फिराक में थे। कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़ते दिखे और गले फाड़ फाड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे। बताया गया कि जिस मंदिर पर हमला हुआ वहां साध्वी रितंबरा जाने वाली थी। इसी के खिलाफ वहां मुस्लिम संगठनों ने धमकी दी थी, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए साध्वी रितंबरा का दौरा रद्द कर दिया गया। इस बात की जानकारी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में बोतलें फेंकी, यहां तक कि जलते हुए पटाखे भी छोड़ दिए। मतलब कानून का कोई डर ही नहीं। होता भी कैसे? क्योंकि सूत्रों का कहना है कि इस बवाल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों का पूरा समर्थन हासिल था। हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए मंदिर के अंदर मौजूद एक शख्स उनके आगे हाथ भी जोड़ता दिखा, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वो लगातार नारेबाजी करती रही। हालांकि इस बार प्रदर्शनकारी वो नहीं कर पाए जो लेस्टर में किया गया था। लेस्टर से सामने आई तस्वीरों में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी मंदिर की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा उखाड़ता दिखा था। वहां से भगवा झंडे को जलाने के वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन स्मेदिक में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगा दिया। हालांकि जाते जाते भी वो हल्ला मचाते रहे और चेतावनी दी कि ब्रिटेन के और मंदिरों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। इधर गुजरात में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं से मिले। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पंजाब के पठानकोट में पुलिस ने अवैध खनन के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके ट्रैक्टर और खुदाई करने वाली मशीन को भी जब्त कर लिया। दिल्ली पुलिस ने धौला कुआं इलाके से अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
उधर मुंबई के घाटकोपर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने 7 लोगों को टक्कर मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें चौराहे के पास एक सफेद रंग की बेकाबू कार ऑटो को टक्कर मारती दिखी। इस टक्कर के बाद कार जैसे ही आगे बढ़ी, उसने 3 और ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से कई लोग ऑटो के नीचे आ गए। इसी दौरान कार रौंदते हुए आगे बढ़ी और फिर 2 और लोगों को जोरदार टक्कर मारते हुए एक पेड़ के पास जाकर रुकी। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग भागते हुए पहुंचे और उन्होंने घायलों की मदद की। ड्राइवर जिसने अपघात किया है वो हमारी हिरासत में है। आरोप है कि ड्राइवर ने मोबाइल चार्ज करने के लिए कार स्टार्ट की, लेकिन ब्रेक की बजाय उसने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया कि रूस ने काला सागर से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को हटा लिया। घातक मिसाइलों से लैस रूस की ये खतरनाक पनडुब्बियां और युद्धपोत यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही क्राइमिया के नेवल बेस पर तैनात थे। लेकिन अब ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस की नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के एक बेड़े को काला सागर से हटा लिया। इनमें कुछ पनडुब्बियां तो ऐसी हैं जिन पर रूस ने बेहद ताकतवर कलिब्र मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। वही कलिब्र मिसाइलें जिन्होंने जंग शुरू होते ही यूक्रेन पर कहर ढा दिया था। काला सागर में तैनात रूस की पनडुब्बियों से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी। लेकिन अब ब्रिटेन दावा कर रहा है कि पुतिन ने अपनी उन्हीं घातक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों और कई जंगी जहाजों को क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से हटा लिया और उन्हें यूक्रेन की सीमा से काफी दूर रूस के दक्षिण में बने एक नेवल बेस पर भेज दिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि यूक्रेन उसकी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों को निशाना बना सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही क्राइमिया में मौजूद रूस के एक एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। दावा किया गया था कि रूस इस एयरबेस को यूक्रेन पर हमले के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके लिए उसने वहां अपने शक्तिशाली सुखोई विमान भी तैनात कर रखे थे। लेकिन रूस का वही एयरबेस धमाकों की वजह से बर्बाद हो गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद ही रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के जनकोई शहर में एक मिलिट्री बेस को उड़ा दिया गया। यही नहीं, जनकोई में ही रूसी सेना के गोला बारूद और हथियार डिपो को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें रूस के कई हथियार पूरी तरह तबाह हो गए थे। हालांकि रूस ने इन हमलों के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आशंका जताई गई थी कि क्राइमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया और इसके लिए उसने लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पुतिन और उनकी नौसेना की चिंता बढ़ गई। क्योंकि जंग में यूक्रेन ने कभी भी खुले तौर पर ऐसे हथियारों को नहीं उतारा जो लंबी दूरी तक मार कर सकें। अमेरिका से मिले हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी सिर्फ 80 किलोमीटर तक ही वार कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह क्राइमिया में रूस के दोनों ठिकानों को निशाना बनाया गया, उससे रूस की नौसेना के कान खड़े हो गए। उसे ये यकीन हो गया कि यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक हमला करने वाला हथियार पहुंच चुका है। ब्रिटेन ने दावा किया कि इसी वजह से रूस ने क्राइमिया के सेवेस्तोपोल नेवल बेस से अपनी पनडुब्बियों और जंगी जहाजों के बेड़े को हटा लिया। ब्रिटेन के मुताबिक रूस की नेवी ने काला सागर से जिस बेड़े को हटाया, उसमें 12 युद्धपोत और नावें शामिल थीं। इसके साथ ही उसने वहां कलिब्र मिसाइल से लैस कई पनडुब्बियों को भी रूस के दक्षिण में बने नेवल बेस पर भेज दिया। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले में 2 लोग धरे गए। जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना में आरजेडी दफ्तर में पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी शामिल हुए। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच रविवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। इससे पहले मैच के टिकट खरीदने के लिए वहां स्टेडियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंची। उधर अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के जंगी जहाज के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने पर चीन घबरा गया और उसने अपनी नेवी को हाई अलर्ट कर दिया। खबर है कि अमेरिका की नौसेना के 7वें बेड़े के साथ कनाडा का युद्धपोत भी था, जिनके ताइवान स्ट्रेट से गुजरने की खबर मिलते ही चीन डर गया। वो हाई अलर्ट पर हो गया, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में शामिल यूएसएस हिंगिस ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है। और वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कनाडा का युद्धपोत HMSC वैंकूवर भी था। खबर है कि यूएसएस हिंगिस और HMSC वैंकूवर ने ताइवान स्ट्रेट में एंट्री की, जिसके जरिए अमेरिका ने यह संदेश दिया कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसके सभी सहयोगी देश सुरक्षित हैं। यानी अमेरिका ने एक बार फिर चीन को बता दिया कि वो ताइवान के मुद्दे पर उससे उलझकर आग से खेल रहा है। क्योंकि पेलोसी हो या ताइवान यात्रा पर जाने वाला अमेरिका का दूसरा प्रतिनिधिमंडल, सभी ने ताइवान से दोस्ती निभाने का पक्का वादा किया है। और लगातार उसे इस बात का एहसास भी दिलाया जा रहा है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान के साथ है। खुलेआम ताइवान स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजकर अमेरिका ने यह बात साबित भी की।
जिससे चीन की धड़कनें बढ़ गईं। उसकी नौसेना उसी समय से अलर्ट है जब से उसे अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट की ओर बढ़ने की खबर मिली है। यही बात चीन की घबराहट का सबूत है। वो अलग बात है कि चीन ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अमेरिका के इस कदम को पब्लिक हाइप बोल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन डरा हुआ है, क्योंकि यूएसएस हिंगिस कोई ऐसा वैसा युद्धपोत नहीं बल्कि मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है। यानी वो एक बार में कई जगह तबाही मचा सकता है और इसका इस्तेमाल हवाई, समुद्र और जमीन से होने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एंटी एयर और एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम से लैस है। इससे पहले अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत 11 महीने पहले ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे, लेकिन तब बात और थी और अब और है। क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, इसीलिए अमेरिका लगातार ऐसे काम कर रहा है जिनसे चीन के पसीने छूट जाएं। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से संकेत मिले कि चीन साउथ चाइना सी में अंडर वाटर ड्रोन उतारने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों में चीन के नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए और माना जा रहा है कि चीन अपने ये ड्रोन जल्द ही साउथ चाइना सी में उतार देगा। मतलब ये कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने चीन की चोरी पकड़ ली और दुनिया को बता दिया कि चीन समंदर के अंदर मानव रहित ड्रोन भेजने वाला है, जो चीन के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि खबर है कि साउथ चाइना सी में स्थित चीन के हेनान द्वीप पर बने नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए हैं, जिन्हें वो बहुत जल्द दुश्मनों के खिलाफ अपने प्लान का हिस्सा बना सकता है और समंदर के अंदर भेज सकता है। क्योंकि जानकार मानते हैं कि चीन ने हेनान द्वीप पर छोटी पनडुब्बियों का एक बेस बना रखा है और लगातार वहां उनकी टेस्टिंग कर रहा है। खबर है कि इसी बेस पर चीन ने मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन की भी टेस्टिंग की है, जिनके बारे में 2021 में खबर आई थी, लेकिन सैटेलाइट के जरिए सबूत अब मिला है। जानकार बताते हैं कि ये अंडर वाटर ड्रोन करीब 16 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े हैं, जो जासूसी करने और लंबे समय तक समंदर के अंदर रहने में एक्सपर्ट हैं। यानी लंबे वक्त तक सतह पर नहीं आने की वजह से दुश्मन की नजर से बचे रहेंगे। जानकार मानते हैं कि साउथ चाइना सी की भौगोलिक परिस्थिति इन ड्रोन को सूट करेगी, क्योंकि वहां दुश्मन के लिए पानी के अंदर होने वाली गतिविधि का पता लगाना मुश्किल है। इधर चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना फिजी में मिलिट्री ड्रिल कर रही है, ताकि अगर चीन ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन अब दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीपों पर भी कब्जा जमाने की फिराक में है। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने चीन को पस्त करने के लिए चौकड़ी तैयार कर ली। इन चारों देशों ने मिलकर दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद देश फिजी में 12 सितंबर से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें चारों देशों की सेनाएं जंगल में दुश्मन को घेरने और उस पर हमला करने की ताकत परखती दिखी। बताया गया कि यह सैन्य अभ्यास 23 सितंबर तक चलेगा। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल में चारों देशों की सेना चीन को चित करने की रणनीति बनाने और उसे परखने में जुटी है। असल में चीन और अमेरिका दोनों की नजर दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों पर है और दोनों ही देश समंदर में मौजूद इन द्वीपों को अपने पाले में करना चाहते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी, सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती जैसे छोटे छोटे कई देश हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से इन देशों की अहमियत बढ़ जाती है और इसी वजह से चीन इन पर नजर गड़ाए बैठा है। यहां तक कि चीन ने इन देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी भी देश ने उसकी बात नहीं मानी, जो अमेरिका के लिए राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चीन इन द्वीपों पर न सिर्फ कब्जा जमाएगा बल्कि वहां से वो उसके ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। उधर ताइवान की मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन अपने यहां चीनी भाषा पढ़ाने के लिए ताइवान के शिक्षकों की मदद लेने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि इसके लिए ब्रिटेन के सांसदों का एक दल ताइवान से बातचीत कर रहा है और माना जा रहा है कि बात बनने के बाद ब्रिटेन तुरंत अपने यहां से चीनी शिक्षकों को हटा सकता है। ब्रिटेन ने यह फैसला तब लेने पर विचार किया जब उसके चीन के साथ रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। अभी ब्रिटेन की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में चीनी भाषा सिखाने वाले 30 संस्थान हैं। इन संस्थानों में चीन के टीचर ही पढ़ाते हैं। खबर है कि ब्रिटेन अब उन शिक्षकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। यही वजह है कि इन्हें हटाने के लिए ताइवान से बातचीत की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द नए शिक्षकों की भर्ती की जा सके। असल में चीन अपनी भाषा के जरिए कई देशों के शिक्षण संस्थानों में घुसपैठ कर चुका है, जिसके पीछे ड्रैगन का मकसद दुनिया में अपनी संस्कृति को और मजबूत करना है। माना जा रहा है कि इसीलिए ब्रिटेन की सरकार अब चीनी टीचरों को हटाना चाहती है। इधर शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बैंक और ऑटो समेत ज्यादातर सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही। इससे सेंसेक्स 263 अंक लुढ़ककर 59,457 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 98 अंक नीचे 17,718 पर पहुंच गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने पुतिन से ये कहा था कि आज का समय युद्ध का नहीं है। The Prime Minister of India was right when he said the time is not for war. आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने एक पायदान की छलांग लगाई और वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 3 पर पहुंच गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और बीच सड़क पर ही भिड़ गए। तभी वहां पहुंची एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर लड़ रहे छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद वहां झगड़ा कर रहे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए, लेकिन 2 लोग उस कार की चपेट में आ गए और सड़क पर ही गिर गए। लेकिन इसके तुरंत बाद वो उठे और आपस में फिर भिड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को वहां देखते ही झगड़ा कर रहे छात्र फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने बाद में कई छात्रों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इधर भारत में कई हमले करने वाले जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने का दावा करने पर तालिबान पाकिस्तान पर टूट पड़े। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भारत का मोस्ट वांटेड मसूद अजहर अफगानिस्तान में बैठा है। इस दावे पर तालिबान ने भुट्टो के भूगोल ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार साफ कह चुकी है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में रह रहा है। लेकिन समरकंद में हुई एससीओ समिट के बाद हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। इसी बात पर तालिबान के एक अधिकारी मुबीन खान ने भुट्टो को आड़े हाथ लिया। वो भुट्टो की बेइज्जती करने पर ही उतर आए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने यह बयान भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में दरार डालने के लिए दिया है। क्या बिलावल भुट्टो को भूगोल पता है? क्या इस्लामाबाद, पंजाब और कराची अफगानिस्तान का हिस्सा है? असल में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए छटपटा रहा है और मसूद अजहर को UN ने आतंकी घोषित किया हुआ है। इसलिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को खत लिखकर कहा था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा है और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन तालिबान का दावा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में नहीं है। हालांकि कई रिपोर्ट कहती हैं कि मसूद अजहर तालिबान का करीबी रहा है। यहां तक कि UN की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद के कैंप भी चलते हैं। और तो और कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ वक्त पहले तक मसूद अजहर काबुल में था। दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में भी उसका आना जाना था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि अफगानिस्तान के नांगरहार में जैश ए मोहम्मद के 8 ट्रेनिंग कैंप हैं, जिनमें 3 तो तालिबान के सीधे कंट्रोल में है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन की डिजाइनर से पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलिन फर्नांडिस की डिजाइनर लिपाक्षी से पूछताछ की। गुजरात में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। केजरीवाल जी से लोग उम्मीद कर रहे हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ लोगों पर सड़क पर जन्मदिन का जश्न मनाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर हरियाणा के हिसार में विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक बेकाबू हो गई, जिसके बाद उनमें कुछ लोगों ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि एक लड़के की मौत का विरोध करने के लिए उसके घरवाले डीजीपी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां अचानक कुछ लोग भड़क गए और डीजीपी ऑफिस के गेट पर चढ़ गए। फिर तो देखते ही देखते उनका गुस्सा बढ़ता गया और उनमें कुछ ने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया। आरोप लगाया गया कि इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हुए। उन्होंने हंगामा किया, गेट तोड़ने की कोशिश की, मुलाजमिन रोका तो उन पर पथराव कर दिया। उधर प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से वहां हालात बिगड़े। सबसे पहले पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। हालांकि हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जैसे ही उन पर लाठियां बरसनी शुरू हुई, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और चंद सेकंड के अंदर सारे प्रदर्शनकारी वहां से गायब हो गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन रूस पर उसके ही हथियारों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खबर है कि रूस के कब्जे वाले जिन इलाकों को यूक्रेन ने छुड़वाया, वहां से उसे रूस के कई हथियार मिले जो पुतिन के जवान छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब वही हथियार रूस के लिए काल बन रहे हैं। दावा है कि रूस के टैंकों और दूसरे हथियारों से जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर जोरदार हमले कर रही है, जिनमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबर है कि यूक्रेन के जवान अब रूसी सेना के हथियारों की मदद से लुहांस्क के उन इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रूस का कब्जा है। बताया गया कि लुहांस्क के कुछ हिस्सों को तो यूक्रेन ने वापस भी ले लिया। मतलब जंग में पुतिन के हाथ अब तक जो लगा था वो भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है। दावा है कि पुतिन की सेना यूक्रेन के भीषण हमलों से लगातार पीछे हट रही है, जिसका फायदा उठाकर यूक्रेन की सेना और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन अब पूरे लुहांस्क को रूस से छीनने की तैयारी में है।
और इसके लिए जेलेंस्की के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खबर है कि लुहांस्क के अलावा खार्किव के कुछ हिस्सों को भी यूक्रेन ने पुतिन के पंजे से छुड़ा लिया है। यही नहीं, खार्किव में यूक्रेन ने रूस के एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया। लेकिन बताया जा रहा है जेलेंस्की का मकसद रूस के कब्जे वाले डॉनबास को लुहांस्क को पूरी तरह छुड़ाना है। खबर है कि इसके लिए यूक्रेन पश्चिमी देशों से और हथियारों की मदद मांगने की तैयारी में है, ताकि किसी भी हाल में रूस की सेना के आगे उसके जवान कमजोर न पड़े। हालांकि अभी जेलेंस्की के जवान रूस के सैनिक जिन T-72 टैंक और दूसरे हथियारों को छोड़कर गए थे, उनका इस्तेमाल कर आगे बढ़ रहे हैं। इधर DGCA से स्पाइस जेट को राहत नहीं मिली। DGCA ने एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट पर लगाए गए बैन को बढ़ा दिया और 29 अक्टूबर तक पहले की तरह सिर्फ 50% ही उड़ानों को ही जारी रखने का आदेश दिया। जहाजों का सही से रखरखाव न होने पर DGCA ने यह कदम उठाया। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी ने फिर जम्मू में छापेमारी की। इंग्लैंड और मेजबान पाकिस्तान के बीच कराची में रात 8 बजे से दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। उधर खबर है कि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को सबक सिखाने के लिए अपने महाविनाशक जंगी जहाज को दक्षिण कोरिया के लिए रवाना कर दिया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रेगन इसी हफ्ते बुसान पहुंच जाएगा, जो दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल में शामिल होगा। इस ड्रिल का मकसद ही है उत्तर कोरिया से युद्ध के लिए हर वक्त तैयार रहना, ताकि अगर उत्तर कोरिया ने किसी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई की तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए। मतलब यह कि अमेरिका किम की परमाणु धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहता। इसीलिए करीब 5 साल बाद उसने दक्षिण कोरिया की नौसेना के साथ मिलकर बड़ा युद्ध अभ्यास करने का फैसला किया। और खबर है कि किम को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत USS रोनाल्ड रेगन जापान के बंदरगाह से निकल चुका है, जो अकेले दम पर उत्तर कोरिया तो क्या किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। क्योंकि अमेरिका का यह जंगी जहाज दुश्मन पर हमले करने के साथ ही उसकी खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है, जिसे 2003 में अमेरिका की नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। और दावा है कि इसे हवा और समंदर दोनों जगह दूर से आ रहे हथियारों का सिग्नल ट्रैक करने में महारत हासिल है। इसीलिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहद ताकतवर माना जाता है। इस जंगी जहाज पर अमेरिका के सबसे आधुनिक माने जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात है। साथ ही इस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा करीब 3000 सैनिक भी तैनात रहते हैं। और अमेरिका का यह महाविनाशक ऐसे समय में मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने पहुंच रहा है जब उत्तर कोरिया की तरफ से परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में किम अपने देश को परमाणु ताकत घोषित कर चुके हैं और उन्होंने अपनी सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट भी दे दी, जिसके लिए उत्तर कोरिया की संसद ने एक कानून भी पारित किया। साथ ही किम ने यह भी साफ कर दिया था कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि उसकी दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली मिलिट्री ड्रिल से भड़के किम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए उसने किम पर दबाव बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली जंगी जहाज को भी ड्रिल में शामिल होने के लिए भेज दिया। इधर चुनाव आयोग अगले हफ्ते गुजरात का दौरा करेगा। चुनाव आयोग की टीम सोमवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेगी, जहां वो विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेगी। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा कुछ ऐसा जिसमें करीब 4 लोगों की जान चली गई। मौके से ड्राइवर ट्रक के साथ फरार हो गया। BCCI ने 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में होने वाली ACC T20 चैंपियनशिप के लिए महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। उधर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हत्या के आरोपी पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां हत्या के एक आरोपी के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया गया और बुलडोजर से उसके अवैध गेस्ट हाउस की एक ईंट गिरा दी गई। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से 2 बुलडोजर लगाए गए। सबसे पहले गेस्ट हाउस की बाहरी दीवार को गिराया गया, इसके बाद छत को ढा दिया गया और देखते ही देखते पूरा गेस्ट हाउस मलबे के ढेर में बदल गया। बताया गया कि पुलिस की यह कार्रवाई कई घंटे चली। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे, ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर काबू किया जा सके। चाहे कोई भी हो, वो प्रशासन से बच नहीं सकता। जिस आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, उसका नाम गोल्डी यादव बताया गया। गोल्डी यादव पर एक शख्स को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इस बीच यूपी के इटावा जिले में पुल बनाने के लिए प्रशासन ने कई लोगों के मकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान प्रशासन की टीम को लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी और कार्रवाई से पहले कुछ देर तक बहस चलती रही। काफी देर तक समझाने के बाद लोगों का गुस्सा कम हुआ, जिसके बाद सभी मकानों को गिराने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि इटावा के इस इलाके में रेलवे के लिए पुल बनाया जा रहा है,
लेकिन सर्वे के दौरान इस प्रोजेक्ट की जद में कुछ मकान आ गए, जिनको गिराने प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा तो लोग मुआवजा मांगने लगे। हालांकि अफसरों ने साफ किया कि मुआवजा दिया जा चुका है। कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो अब हम लोगों ने उनको भी समय दे दिया है। अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ लोगों ने खुद ही अपने मकान तोड़ दिए और जो बच गए उनको बुलडोजर से गिरा दिया गया। उधर स्विट्जरलैंड ने अमेरिका से F-35A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। लॉकहीड मार्टिन के साथ किए गए इस सौदे में उसे 36 फाइटर जेट मिलेंगे, जो स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। स्विट्जरलैंड काफी समय से अपने पुराने पड़े FA-18 हॉर्नेट लड़ाकू विमानों को बदलने पर विचार कर रहा था। यही वजह है कि अब उसने अमेरिका के साथ 36 F-35A फाइटर जेट के सौदे को मंजूरी दे दी। अमेरिका से मिलने वाले लड़ाकू विमानों को पुराने फाइटर जेट की जगह शामिल किया जाएगा। इन्हें खरीदने में स्विट्जरलैंड को $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 48,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। स्विट्जरलैंड ने जिन F-35A विमानों का सौदा किया है उनकी गिनती आधुनिक और खतरनाक लड़ाकू विमानों में होती है। पूरी दुनिया अमेरिका के इन फाइटर जेट का लोहा मानती है। खुद अमेरिकी सेना भी सैकड़ों की संख्या में इनका इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये विमान जंग के मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ाने की ताकत रखते हैं। इधर दिल्ली में पटाखों पर लगे बैन पर अगले महीने सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें राजधानी में पटाखों को बेचने और चलाने पर लगी रोक को चुनौती दी गई। इस मामले पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सभी तरह के पटाखों पर 1 जनवरी तक रोक लगा दी गई थी। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में फरार आरोपी शमीम अहमद ने NIA कोर्ट में सरेंडर कर दिया। NIA ने उस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया था। बिहार के रोहतास में एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसकी वजह से ये रेल रूट कुछ घंटों के लिए बंद रहा। इस बीच ईरान में हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। आरोप है कि कुछ दिन पहले वहां हिजाब नहीं पहनने की वजह से 22 साल की एक लड़की को हिरासत में ले लिया गया था और पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया और इसकी आंच राजधानी तेहरान तक पहुंच गई, जहां महिलाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो हिजाब जलाकर अपने गुस्से का इजहार करती दिखाई दी, जिस पर प्रदर्शन में मौजूद लोग तालियां बजाते नजर आए। वहीं तेहरान में उस जगह पर भी प्रदर्शन कर रहे लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जहां सड़क के किनारे एक इमारत पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। लोगों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं महिलाओं के साथ पुरुष भी इन प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर शामिल होते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर तो लोगों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी पलट दिया। और हिजाब के खिलाफ गुस्से की आग पश्चिम ईरान में कुर्दिस्तान इलाके में भड़की थी। खबर है कि वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जो पुलिस हिरासत में मारी गई लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल होने पश्चिम ईरान के कुर्दिस्तान में उसके घर पहुंचे थे और अंतिम संस्कार के बाद ये लोग प्रदर्शन करते हुए वहां गवर्नर हाउस के बाहर इकट्ठा हो गए। आरोप है कि हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद हिजाब के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। कुछ महिलाओं ने विरोध जताने के लिए अपने बाल काटने का वीडियो, तो कुछ ने हिजाब को आग के हवाले करने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हिजाब के खिलाफ ईरान के कुर्दिस्तान से भड़के इस बवाल की गूंज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई और खबर है कि संयुक्त राष्ट्र ने ईरान सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। असल में ईरान की पुलिस ने हाल के महीनों में ठीक से हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए अपने गश्ती दलों का विस्तार किया है। आरोप है कि पुलिस का यह गश्ती दल हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं को हिरासत में लेता है और फिर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इसी तरह के एक गश्ती दल ने 13 सितंबर को 22 साल की लड़की महसा अमीनी को हिरासत में लिया था। आरोप है कि एक पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से 16 सितंबर को उसकी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने दिल का दौरा पड़ने को मौत की वजह बताया था, लेकिन खबर है कि बवाल बढ़ने पर ईरान सरकार ने इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर को सस्पेंड कर दिया। इधर टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को अदालत से राहत नहीं मिली। आसनसोल की सीबीआई कोर्ट ने गो तस्करी मामले में घिरे अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और बीरभूम जिले में मिले एक बच्चे के शव का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने कई देसी बम बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में हुई भारी बारिश के बाद बच्चों से भरी एक स्कूल बस अंडरपास में फंस गई। हालांकि बस को करीब 2 घंटे के बाद बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उससे पहले बस में बैठे बच्चों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बस करीब आधी डूब गई थी। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित निकालना इतना भी आसान नहीं था।
लेकिन बच्चों को बस में फंसा देख वहां आसपास के लोगों ने उन्हें निकालने के लिए हिम्मत जुटाई, जिसके बाद बच्चों को एक एक कर कंधे पर बिठाकर बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। वहीं जैसे ही बच्चों के परिवार वालों को बस के फंसे होने की जानकारी मिली, वो भी वहां पहुंच गए। इसके बाद सभी ने मिलकर उन्हें सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि ड्राइवर ने अंडरपास में पानी भरा होने के बाद भी उसे पार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से बस वहां फंस गई थी। इस बीच खबर है कि चीन ने सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए दिए जाने वाले फंड में भारी कमी करके पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। 2015 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को चीन का सबसे बड़ा सपना बताया जा रहा था और कहा जाता है कि अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन ने पानी की तरह पैसा बहाया। उसने चीन से पाकिस्तान के अंदर तक हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का एक जाल बिछाने की तैयारी की थी। इससे उसकी पहुंच उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक हो जाती। लेकिन करीब 7 साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट कछुए की चाल चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी बात से चीन पाकिस्तान से बुरी तरह चिढ़ा हुआ। खबरों के मुताबिक उसने सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए अब पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड में भारी कमी कर दी है, जिसके बाद पहले से ही बुरी हालत में चल रहा यह प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि चीन के इस कदम से आने वाले दिनों में पाकिस्तान का हाल और भी बुरा हो सकता है, क्योंकि अपनी बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पाकिस्तान बहुत हद तक चीन के कर्ज पर निर्भर है। वो गाहे बगाहे चीन से मोटी रकम लेता रहता है और कहा जाता है कि इसके लिए पाकिस्तान उसे लगातार सीपीईसी प्रोजेक्ट जल्द पूरा करने की दुहाई देता है। लेकिन अब माना जा रहा है कि चीन पाकिस्तान की ये चालबाजी समझ चुका है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने सीपीईसी के काम में चल रही लेट लतीफी के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। यहां तक कि उसने सीपीईसी के काम की देखरेख करने वाली अथॉरिटी को भी भंग कर दिया था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों को देखते हुए चीन ने प्रोजेक्ट के लिए दिए जाने वाले पैसे में जबरदस्त कटौती कर दी। उधर राजस्थान के जयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पेट्रोल पंप पर अचानक एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें पंप पर कई लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते नजर आए। इस दौरान एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता दिखा, तभी उसमें आग लग गई, जिसे देखकर वो आदमी जलती हुई मोटरसाइकिल को लेकर वहां से भागने लगा। इसके बाद जो हुआ, सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीमापुरी में सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को ट्रक ने कुचला। हादसे में 4 लोगों की मौत, आरोपी ट्रक ड्राइवर फरार। सीसीटीवी में घटना रिकॉर्ड। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन के पहिए में आग लगने से हड़कंप मचा। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित। राजस्थान के दौसा में बाल बाल बचा छात्र, रेलवे ट्रैक पर गिरे छात्र के ऊपर से गुजर गई ट्रेन। बिहार के रोहतास के कुम्हऊ स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेन के करीब एक इंजन जो है वो डब्बे से उतर गया और एक रेलवे कर्मचारी इसमें घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश से ज्यादातर इलाके हुए जलमग्न। अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। जल जमाव से लोग हुए परेशान। यूपी के अलीगढ़ में कुछ देर की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर में कई जगह जल भराव से लोग परेशान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक स्कूल में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप। गांव वालों ने डंडों से काबू कर कमरे में बंद किया। विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ से ढकी वादियों को देख रोमांचित हो रहे हैं श्रद्धालु। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरने पर बैठी कांग्रेस विधायक। केंद्र सरकार के फंड का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। नेशनल हाईवे के रखरखाव पर फंड मिलने के बावजूद खराब है हालात। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी टीम के साथ हाथी गश्त कर रहे हैं। रूस के खिलाफ कूटनीतिक घेराबंदी तेज। अमेरिका और यूक्रेन ने साइन किया एमओयू। रूस के युद्ध अपराधों की जांच होगी तेज। यूक्रेन की मदद कर रहे देशों को पुतिन की सीधी चेतावनी। कहा पश्चिमी देशों ने पार की हद, न्यूक्लियर धमकी देने वालों को भी जवाब दिया जाएगा।
ब्रिटेन में और बढ़ा 2 समुदायों के बीच तनाव। लेस्टर के बाद अब बर्मिंघम में भी जुटे एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से धार्मिक स्थल में घुसने की कोशिश की। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तान पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप। ब्राजील में कैंपेन कार्यक्रम में बड़ा हादसे में 9 लोगों की मौत, करीब 31 लोग हुए घायल। राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। अमेरिका के 2 आइलैंड में फायना तूफान ने तबाही मचाई। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। और नाइजीरिया में बाढ़ से मची तबाही, सैलाब की वजह से एक हफ्ते में 20 लोगों की मौत हुई। इस साल 300 लोग बाढ़ से प्रभावित। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के घर का घेराव किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। बैरिकेड्स पर चढ़े आदेश गुप्ता। सोमनाथ भारती पर पार्क की जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने का आरोप है। आदेश गुप्ता ने कहा, आप पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई पर लगाई रोक। निचली अदालत को कल तक सुनवाई पर फैसला लेने का निर्देश दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा ऐलान। सोनल पैनल में पीएलआई समेत 3 फैसलों को मिली मंजूरी। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रोफेसर सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, शिक्षा पर मोदी सरकार का बड़ा जोर। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। टॉम वरक्कर ने कहा, 2G घोटाले के आरोपी कर रहे हैं। यात्रा को स्पॉन्सर्ड भारत जोड़ो यात्रा का नाम करप्शन जोड़ो यात्रा होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। फंड से हुई मदद का हुआ प्रेजेंटेशन। बैठक में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की भी समीक्षा हुई। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर राजस्थान कांग्रेस में हलचल हुई तेज। अशोक गहलोत के अगले कदम पर पायलट गुट की नजर। गहलोत ने कहा, एक व्यक्ति एक पद का कोई नियम नहीं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा में टीडीपी के विधायकों ने जमकर किया हंगामा। पार्टी के 13 विधायकों को सस्पेंड किया गया। यूनिवर्सिटी के नाम पर बदलने पर हंगामा कर रहे थे विधायक। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी का हंगामा। आजम खान के मुद्दे पर वेल में धरने पर बैठे विधायक। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। कहा, नीतीश कुमार के साथ मिलकर राहुल गांधी से भी करेंगे मुलाकात। नहीं रहे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान हुआ निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 10 अगस्त को एम्स में हुए थे भर्ती। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, वो अपनी पॉजिटिविटी से हमारा जीवन रोशन कर रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो मंझे हुए कलाकार और एक बेहद जिंदा दिल इंसान थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर देश भर में प्रशंसकों में शोक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। फिल्मी हस्तियों ने जताया दुख। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। राजस्थान के जयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पेट्रोल पंप पर अचानक एक मोटरसाइकिल में आग लग गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें पंप पर कई लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते नजर आए। इस दौरान एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता दिखा, तभी उसमें आग लग गई, जिसे देखकर वो आदमी जलती हुई मोटरसाइकिल को लेकर वहां से भागने लगा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मोटरसाइकिल में लगी आग को बुझाने के लिए वहां मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मचारी उसकी तरफ भागने लगे। बाद में किसी तरह से लोगों ने मिलकर आग को बुझा लिया, जिससे वहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर यूक्रेन की जंग में दोनों तरफ से खेलकर दुनिया को कंफ्यूज किए बैठे तुर्की ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। नेटो का सदस्य होने के बावजूद रूस से करीबी बढ़ाने में लगे तुर्की ने इस बार पुतिन को झटका दे दिया। खबर है कि उसकी टर्किश एयरलाइंस ने रूस के पायलटों की ट्रेनिंग कराने से इनकार कर दिया है। जबकि अब तक तुर्की और रूस के बीच उड़ने वाले विमानों पर यूक्रेन के युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा। पूरा यूरोप रूस के हवाई जहाजों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद किए बैठा है, लेकिन रूस और तुर्की के बीच उड़ानें आराम से चल रही हैं।
मगर अब तुर्की की टर्किश एयरलाइंस के फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर ने रूस के पायलटों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। एयरलाइन के ट्रेनिंग सेंटर ने अपना फैसला रूस की सभी एयरलाइंस को भी बता दिया है, जिसके बाद अब रूस की एयरलाइनें फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए अपने पायलटों को तुर्की नहीं भेज पाएंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन से दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते तुर्की ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। असल में तुर्की यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। वो यूरोप, अमेरिका और रूस की मजबूरियों को अपना हथियार बनाए बैठा है ताकि तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के वक्त का अपना रुतबा दुनिया में वापस पा सके। यही वजह है कि तुर्की ने जंग में पहले दिन से किसी की साइड नहीं ली और खुद को जंग रुकवाने में लगे एक माध्यम के तौर पर पेश किया। रूस तुर्की का एक बेहद अहम ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए तुर्की ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जबरदस्त दबाव के बावजूद रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उससे गैस खरीदनी भी जारी रखी। लेकिन इसके साथ ही तुर्की ने यूक्रेन को बारकताश ड्रोन बेचकर अपनी तिजोरी भी जमकर भरी। लेकिन इस बार उसकी एयरलाइन ने रूस के पायलटों को ट्रेन करने से मुंह मोड़ लिया, जिसका मतलब यह है कि रूस का एविएशन सेक्टर ठप पड़ सकता है और वहां हवाई जहाज जमीन पर खड़े रहने को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि पायलटों को साल में 2 बार सिमुलेशन ट्रेनिंग करनी ही होती है और रूस का एविएशन कानून कहता है कि अगर जरूरी ट्रेनिंग पूरी ना हो तो पायलट विमान नहीं उड़ा सकते। यानी रूस में ट्रेंड पायलटों की भयानक किल्लत हो सकती है, क्योंकि रूस में वाइड बॉडी सिमुलेटर नहीं है। पहले ही यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस का एविएशन सेक्टर जूझ रहा है, उस पर यह नई मुसीबत खड़ी हो गई। असल में चक्कर यह है कि टर्किश एयरलाइंस का फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर यूरोपियन यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी के तहत आता है और एजेंसी के रूस को जारी किए गए फ्लाइट ट्रेनिंग सिमुलेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिए गए हैं। एजेंसी ने साफ कहा है कि अगर किसी ने रूस के पायलटों की ट्रेनिंग करवाई तो उस पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसीलिए डर के मारे तुर्की की एयरलाइन ने रूस के पायलटों की ट्रेनिंग से इनकार कर दिया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी तेज हो गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गईं कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं। जो जिम्मेदारी है तो वो निभाएंगे, चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच पार्टी सांसद शशि थरूर ने भी दिल्ली में मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से जुड़े पत्रकारों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं थरूर साहब? कांग्रेस दोपहर तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगी, जिसके बाद एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा। 10 डेलीगेट इकट्ठा होके किसी को नॉमिनेट करे और वो हाँ कहे तो वो नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज है, रूस और यूक्रेन की जंग पर पुतिन के नए ऐलान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में बोलते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन पर तीखा हमला बोला। परमाणु बम वाले बयान पर बाइडेन ने पुतिन को घेरा। उन्होंने कहा कि परमाणु बम वाली जंग कभी जीती नहीं जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पुतिन पर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की मूल भावना के उल्लंघन का आरोप लगाया। पूर्वी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने के पुतिन के ऐलान को भी उन्होंने शर्मनाक कहा। साथ ही एक बार उन्होंने यूक्रेन की जंग में बेकसूरों की जान लेने का आरोप रूस पर लगाया। बाइडेन ने दोहराया कि पुतिन अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क की जमीन को हड़पने और यूरोप के बाकी देशों में डर फैलाने के लिए कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सदस्य का ऐसा करना यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. नीरज, अब क्या मतलब निकाला जाए इसका? किशोर, बार बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यूक्रेन हमले के बाद, यूक्रेन संघर्ष के बाद जिस तरह से बार बार ये कहा गया कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, नाभिकीय हथियार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद ये कयास लगाए जाते हैं कि पश्चिम देश बार बार ये कयास लगाते हैं कि रूस के राष्ट्रपति इस हद तक जा सकते हैं कि नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में मकसद यही था आज के बाइडेन के बयान का कि इस तरह का कोई भी अगर हमला किया जाता, नाभिकीय हथियार का इस्तेमाल किया जाता तो युद्ध जीता नहीं जाएगा और हथियारों से जुड़ी जितनी भी संधियां हैं उस पर बातचीत करने को अमेरिका तैयार है। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच पंजाब के फगवाड़ा की निजी यूनिवर्सिटी में छात्र की खुदकुशी पर बवाल हो गया। पुलिस ने बताया कि छात्र ने एक दिन पहले आत्महत्या की थी और उसके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसके आधार पर मौत की असली वजह की जांच हो रही है। लेकिन पुलिस की जांच के बीच फगवाड़ा की निजी यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। छात्र ने शाम को खुदकुशी की और रात में प्रदर्शन शुरू हो गया।
मोहाली के एमएमएस कांड के बाद हुए इस नए मामले ने उनका पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से सवाल पूछने के लिए छात्र रात में ही प्रदर्शन करने लगे। उन्हें दफ्तर के अंदर घुसने से रोकने में सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान धक्का मुक्की और खूब शोरगुल हुआ। छात्रों के चीखने चिल्लाने की आवाज के बीच कैंपस का माहौल गर्मा गया। धीरे धीरे हंगामा बढ़ने लगा और बहुत सारे छात्र कैंपस में यहां वहां दौड़ते नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस वहां पहुंची और कैंपस के अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। इससे पहले जब पुलिस को छात्र की खुदकुशी की जानकारी मिली थी तो उसने उसके कमरे को सील कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती गई। छात्र मैनेजमेंट पर भड़क गए। उन्होंने छात्र को न्याय दिलाने के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज किया। हंगामा रोकने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर दोनों जगह पुलिस तैनात है। इस खुदकुशी के बाद देर रात तक स्कूल प्रशासन के समझाने के बावजूद छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती इस निजी यूनिवर्सिटी के बाहर की गई है। फगवाड़ा की निजी यूनिवर्सिटी के जिस छात्र ने खुदकुशी की वो केरल का रहने वाला था और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। पंजाब के मोहाली के एमएमएस कांड की वजह से वैसे ही छात्रों में गुस्सा है और अब ये एक नया मामला सामने आ गया जिसने छात्रों के गुस्से की आग में घी डाल दिया और वो सुसाइड करने वाले छात्र को न्याय दिलाने के लिए बवाल करने लगे। जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें छात्र के निधन पर शोक जताया गया और कहा गया कि छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो निजी कारणों से आत्महत्या जैसा कदम उठा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने प्रेस नोट में यह भी लिखा कि छात्रों को गलतफहमी हुई, इसलिए कैंपस में हंगामा हुआ। मामले की जांच कर रही पुलिस ने भी सुसाइड नोट में लिखी निजी वजहों का जिक्र किया। एक सुसाइड नोट भी बरामद होया जिहदे विच बच्चे ने अपने कुछ पर्सनल रीजन दसे। पुलिस ने अपील की कि छात्र शांत रहें और ऐसा कुछ न करें जिससे माहौल बिगड़े, क्योंकि मोहाली एमएमएस कांड के बाद एक और निजी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ जो छात्रों को गुस्सा दिला रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट पर है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि तालिबान अपने देश में जारी हिंसा कम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने चीन में बने मोबाइल ऐप पबजी और टिकटॉक को बैन करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि पबजी जैसे मोबाइल गेम उनके देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद अफगानिस्तान में पबजी और टिकटॉक को बैन करने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया का दावा है कि टिकटॉक पर आतंक का समर्थन करने वाले वीडियो सबसे ज्यादा तालिबान के लड़ाकों ने ही अपलोड किए हैं। इसके अलावा तालिबान सरकार का ये कहना है कि फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी उनके देश के लोगों को विदेशी तौर तरीके सिखाकर बरगला रही है और यही बात तालिबान को बर्दाश्त नहीं। जानकारी के मुताबिक तालिबान सरकार में आने के बाद से अफगानिस्तान में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स पर बैन लगा चुके हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके तौर तरीकों से मेल नहीं खाती। और इस लिस्ट में चीन में तैयार किए गए मोबाइल गेम पबजी और वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का भी नाम शामिल हो गया। दावा किया गया कि इन दोनों को बंद करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है और हफ्ते 2 हफ्ते में इन्हें बैन कर दिया जाएगा। इधर झारखंड के बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आजादी मिल गई। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि नक्सलियों के गढ़ रहे झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया। इस कामयाबी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को बधाई दी। हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जिस अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहां से टूटी। प्रयागराज में एक बस के अंदर 7 फीट लंबा अजगर मिला, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बाद में वन विभाग ने उस अजगर को पकड़ लिया। बिहार के वैशाली में पुलिस ने एक स्कूल में छापेमारी की और वहां एक कमरे से शराब की कई पेटियां बरामद करने का दावा किया। उधर झारखंड के गोड्डा जिले से विरोध की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां सड़क पर पानी भरने की शिकायत के खिलाफ इलाके की विधायक कीचड़ में जाकर बैठ गईं, क्योंकि उनका आरोप था कि नेशनल हाईवे में मौजूद गड्ढे की शिकायत कई बार सांसद से की गई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। विधायक दीपिका पांडे ने दावा किया कि सांसद निशिकांत दुबे ने वहां गंगा नदी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था, जो अब तक नहीं आई, तो वो बारिश के गंदे पानी को ही गंगा का पानी मानकर वहां स्नान करने पहुंच गईं। वो नंबर 1 के झूठे हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जहां उन्होंने बाकायदा घुटने तक के गहरे गड्ढे में बैठकर एक लोटे की मदद से खुद पर गंदा पानी उड़ेला। इस दौरान उनके कई समर्थक भी साथ दिखे। आरोप लगाया गया कि इस सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, जिसमें सांसद लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि मरम्मत के लिए जरूरी राशि दी जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगा रही है। इस बीच खबर है कि रूस यूक्रेन के डॉनबास इलाके में जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है। मतलब ये कि डॉनबास को रूस में मिलाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पुतिन की इस चाल ने यूक्रेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता भी बढ़ा दी है।
क्योंकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस से लोहा लेने के लिए या यूं कहें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने टिके रहने के लिए नेटो देश यूक्रेन को खतरनाक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले करीब 7 महीने से यूक्रेन न सिर्फ रूस को जवाब दे रहा है, बल्कि कई इलाकों से उसने पुतिन की फौज को खदेड़ने का दावा किया है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देशों की चिंता तब बढ़ गई जब पुतिन ने डॉनबास को यूक्रेन से छीनने और उसे रूस में मिलाने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने की चाल चल दी, जो यूक्रेन और नेटो देशों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। असल में डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसके तहत डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत आते हैं, और दोनों ही प्रांत रूस की सीमा से लगते हैं, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं। और पिछले 8 साल से यानी 2014 से ही यूक्रेन से अलग होने के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने डॉनबास में विद्रोह छेड़ा हुआ है। 24 फरवरी को जंग छेड़ने से पहले ही पुतिन ने डॉनबास के तहत आने वाले डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत को अलग देश का दर्जा दे दिया था। इसके बाद जंग के दौरान डॉनबास के अलग अलग इलाकों को जीतने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और रूस का दावा है कि डॉनबास के ज्यादातर इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है। खबर तो यह भी है कि जीते हुए इलाकों में जनमत संग्रह कराने के लिए रूस ने अपने अधिकारियों को भी तैनात कर दिया है। और दावा किया जा रहा है कि डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत में 23 सितंबर से जनमत संग्रह का काम शुरू हो जाएगा। रूस ने यह भी ऐलान किया है कि इन दोनों प्रांतों के अलावा खैरसोन और जापोरिजिया में भी 23 से 27 सितंबर के बीच वहां रहने वाले लोग वोट डालेंगे। Долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. रूस ने डॉनबास के जिन इलाकों में जनमत संग्रह की तैयारी की है वो यूक्रेन का करीब 15% है। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने रूस के इस जनमत संग्रह को अवैध बताया। If these referenda proceed, and if Russia purports to annex Ukrainian territory, the United States will never recognize it. दावा किया जा रहा है कि डॉनबास में होने वाला जनमत संग्रह रूस के पक्ष में जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो डॉनबास यूक्रेन के हाथों से निकल जाएगा, जो न सिर्फ जेलेंस्की के लिए बल्कि बाइडेन के लिए भी बड़ी हार होगी। इधर विधानसभा के विशेष सत्र का प्रस्ताव पंजाब के राज्यपाल ने ठुकरा दिया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राज्य सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दी। भगवंत मान सरकार ने सुबह ये विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। गवर्नर पंजाब ने संविधान की रक्षा की। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर में बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से रामबन के पास जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया। इस बीच भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने ग्रे जोन की युद्ध क्षमता बढ़ाने की जरूरत बताई। कुछ ऐसी बात नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भी कही। दोनों का मानना है कि मैदानी लड़ाई के साथ दिमागी लड़ाई को भी सीखना जरूरी है, क्योंकि 21वीं सदी में लड़ाइयां मैदान पर कम और दिमाग में ज्यादा लड़ी जा रही हैं। दोनों अधिकारियों ने इस मामले में देश को ज्यादा होशियार बनने की सलाह दी। जिस युद्ध नीति की बात दोनों अधिकारियों ने की वो है ग्रे जोन, यानी ऐसा वक्त जब कोई जंग नहीं चल रही होती, उस वक्त भी जंग लड़ते रहना। ऐसी जंग जो ना किसी को दिखाई दे और ना किसी की समझ में आए, बल्कि जब तक दुश्मन कुछ समझ पाए तब तक मकसद भी पूरा हो चुका हो। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसी ग्रे जोन की लड़ाई में दशकों से लगे हुए हैं। दोनों देश जंग के मैदान में उतरने से बचते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो किसी को दिखाई तक नहीं देती। और सेना के बड़े अधिकारियों का मानना यह है कि जंग और कूटनीति का यह नए जमाने का पैंतरा है, जिसमें कुछ वक्त जंग के मैदान में बिताने पर नहीं बल्कि कई सालों तक गुपचुप तरीके से लड़ने पर ध्यान दिया जाता है, जिसे चीन और पाकिस्तान बखूबी सीख चुके हैं। पाकिस्तान तो पिछले 3 दशकों से भारत में आतंकवाद फैलाने में लगा है। वहां ऐसे संगठनों को पालना सरकार की नीति है जिनका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। आर्थिक हालत कितनी भी खस्ता हो, पाकिस्तान के पास तेल खत्म हो या अनाज खत्म हो, वो आतंकियों की फंडिंग रोकने का रिस्क नहीं उठाता, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सीधी जंग लड़ने से कम खर्च भी आता है और वो अपने दुश्मन देश को उलझा कर रखने में कामयाब भी रहता है। ऐसे आतंकी हमले जिनमें हाथ तो पाकिस्तान की सेना और ISI का होता है, लेकिन नाम केवल आतंकियों का आता है, जबकि दूसरा नाम चीन का है, जो केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी अपना ग्रे जोन बना चुका है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ इन मुल्कों की जमीन को इस्तेमाल किया जा सके। भारत को नसीहत दी जा रही है कि जैसे चीन गुपचुप तरीके से अपने खुफिया एजेंडे पर लगा रहता है, यही कला भारत को भी सीखनी चाहिए, ताकि जंग लड़े बिना भी जीता जा सके। खासतौर पर चीन की BRI जैसी योजनाओं का जिक्र हो रहा है, जिसके जरिए चीन भारत के लगभग सभी पड़ोसियों की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। वो इन मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। दावा ये है कि तकनीक के इस दौर में आधी लड़ाइयाँ तो कंप्यूटर के जरिए भी लड़ी जा रही हैं। जहां दूसरे मुल्कों में बगावत के बीज बोने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आरोपों के मुताबिक चीन की कई एजेंसियां और उसके पाले हुए हैकर भारत समेत कई मुल्कों में घुसपैठ कर रहे हैं। इस घुसपैठ का मकसद वहां की सरकारों के खिलाफ माहौल तैयार करना है ताकि उन मुल्कों की सरकारों को कमजोर किया जा सके। हालांकि भारत की नीति हमेशा से जियो और जीने दो की रही है। दूसरे मुल्कों के आंतरिक मामलों में भारत ने कभी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए हमारी फौज पूरी तरह सक्षम है। इधर तीस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। गुजरात हाईकोर्ट में एसआईटी ने तीस्ता सितलवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। इस दौरान उन पर लगे आरोपों के सबूत भी एसआईटी ने अदालत के सामने रखे। इतना ही नहीं, चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि झूठी गवाही के जरिए उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी साजिश रची गई थी। कर्नाटक विधानसभा से जबरन धर्म परिवर्तन रोकने से जुड़ा बिल पास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को निर्देश दिया कि वो सत्येंद्र जैन मामले में ईडी की याचिका पर तुरंत सुनवाई करे। इससे पहले ईडी ने इस केस को दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की मांग की थी। ऐसे में सत्येंद्र जैन के वकीलों ने इसका विरोध किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि रूस से मिलने वाली गैस की कमी के बावजूद जर्मनी के गैस भंडार 90% तक भर गए हैं, जबकि कुछ दिन पहले तक यह दावा किया जा रहा था कि जर्मनी गैस की भारी किल्लत से जूझ रहा है और उसके बड़े बड़े उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने जो दावा किया है उसने पुतिन के उन इरादों पर पानी फेर दिया जिसके दम पर उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने के लिए यूरोपियन यूनियन को झुकाने का प्लान तैयार किया था। खबर है कि रूस से मिलने वाली गैस की कमी के बावजूद जर्मनी के गैस के भंडार 90% तक भरे हुए हैं। पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि नवंबर तक उसके गैस के भंडार 95% तक भर जाएंगे, जिसकी मदद से वो सर्दियां बड़े आराम से गुजार सकता है। जिसका मतलब यह है कि जर्मनी ने पुतिन के गैस के चक्रव्यूह को ही तोड़ दिया। हालांकि पहले यह दावा किया जा रहा था कि गैस की कमी से जर्मनी ठंड से जम जाएगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी रूस के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाने वाले देशों में रहा है, जबकि वो रूस से मिलने वाली गैस पर सबसे ज्यादा निर्भर देशों में एक है। इसके बाद भी जंग में जर्मनी ने न सिर्फ यूक्रेन का साथ दिया बल्कि उसने रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस ने यूरोपियन यूनियन के लिए गैस सप्लाई बंद कर दी। जंग शुरू होने से पहले तक रूस यूरोपियन यूनियन को 40% गैस की सप्लाई करता था, लेकिन सितंबर के शुरुआत में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में मरम्मत का हवाला देते हुए गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। माना जा रहा है कि इसके पीछे पुतिन की सोच ये थी कि गैस की किल्लत होने पर पश्चिमी देश उनके आगे झुक जाएंगे और रूस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लेंगे। लेकिन पुतिन का यह दांव तब उल्टा पड़ गया जब जर्मनी ने रूस से सप्लाई बंद होने के बाद भी अपने गैस भंडार भर लिए। हालांकि कुछ रोज पहले यह खबर आई थी कि गैस संकट से उबरने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज सऊदी अरब का दौरा करेंगे और माना जा रहा है कि क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान उनके एजेंडे में एनर्जी डील सबसे अहम होगी, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि गैस की किल्लत की वजह से जर्मनी में कई कारखाने बंद तक हो चुके हैं। लेकिन जर्मनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाली सर्दियां हैं, क्योंकि सर्दियों में लोगों को अपने घरों को गर्म रखने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है, जिसकी सप्लाई रूस ने पूरी तरह रोक दी है। इसीलिए पिछले कई महीनों से जर्मनी रूस की गैस का विकल्प ढूंढने में लगा है और दावा है कि गैस की कमी से निपटने के लिए जर्मनी सऊदी अरब से एनर्जी डील की तैयारी में है। लेकिन इस बीच खबर है कि जर्मनी ने अपने गैस के भंडार करीब भर लिए हैं और अगर ऐसा है तो ये पुतिन के लिए एक बड़ा झटका होगा। इस बीच एसीबी को अमानतुल्लाह की रिमांड मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 5 दिन की एसीबी रिमांड पर भेज दिया। बैंकों में नौकरी के लिए परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसी आईबीपीएस ने क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। सरकारी बैंकों में 6000 से ज्यादा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा इसी महीने की 3 और 4 तारीख को आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कई लोग घायल हो गए। पहली घटना यात्रियों से भरी एक बस के कंटेनर से टकराने की वजह से हुई, जबकि दूसरी जगह एक कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए। वो ये कामयाबी हासिल करने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और 2 टूक बोल दिया कि प्रधानमंत्री का ये कहना सही है कि ये युद्ध का समय नहीं है। कुछ दिन पहले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी और पुतिन से इसी मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले भी बोल चुके हैं कि युद्ध करना सही नहीं है और 2 देशों के बीच विवाद शांति से सुलझना चाहिए। यूक्रेन जंग पर तो भारत का स्टैंड शुरू से साफ है। वो बार बार कह रहा है कि युद्ध रुके और बातचीत शुरू हो। उज्बेकिस्तान के समरकंद में भी भारत के पीएम ने पुतिन से यही कहा और बोल दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं है,
जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोट किया और दुनिया के सामने बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "The time is not for war." मतलब युद्ध के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री के स्टैंड की दुनिया मुरीद हो रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये समय पूरब और पश्चिम के झगड़े का नहीं, बल्कि दुनिया को ऊर्जा और आर्थिक संकट से निकालने का है, जिसके लिए यूक्रेन जंग रोकनी होगी। पीएम मोदी की इस बात से पुतिन भी सहमत थे और अब तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुले मंच से भारत के पीएम की तारीफ कर दी है। इस बीच पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर देशद्रोह का आरोप लग गया। यहां तक कि पाकिस्तान के एक प्रांत की असेंबली ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक प्रस्ताव को बहुमत से पास भी कर दिया। इस प्रस्ताव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, जिसे पंजाब प्रांत की असेंबली ने बहुमत से मंजूर कर लिया। मतलब यह कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पर ही देशद्रोह का आरोप लग गया। ये घटना पाकिस्तान में मचे सियासी बवाल का सीधा सबूत है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सरकार चला रही है। शहबाज शरीफ पर इमरान खान के हमले तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी रैलियों में शहबाज की खिल्ली उड़ाने वाले इमरान कानूनी मोर्चे पर भी शहबाज को घेर रहे हैं। असेंबली में उनके खिलाफ प्रस्ताव पास होना बड़े बवाल की वजह बन सकता है। हालांकि शहबाज शरीफ की पार्टी मानती है कि एक राज्य की असेंबली को प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस मुद्दे पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से इसे एक प्रस्ताव से इमरान खान ने अपने दो दुश्मनों को घेर लिया, पहले शहबाज शरीफ और दूसरे उनके भाई नवाज शरीफ, जो 2019 से ही लंदन में है। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि शहबाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ के नाम पर नवाज के साथ चर्चा की। नवाज शरीफ पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सजा-याफ्ता कैदी हैं, जो फिलहाल फरार हैं। नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद शहबाज लंदन गए थे। उसी वक्त उनकी मुलाकात उनके भाई नवाज शरीफ से भी हुई थी। आरोपों के मुताबिक सेना प्रमुख को चुनना एक संवेदनशील मामला है, जिस पर प्रधानमंत्री शहबाज ने एक भगोड़े के साथ बात की। ऊपर से इमरान की पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि शहबाज ने पाकिस्तानी फौज की गरिमा को भी चोट पहुंचाई। उससे भी बड़ी बात यह कि उनका यह प्रस्ताव बहुमत के साथ असेंबली में पास भी हो गया। इधर हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को सजा हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जेलर को धमकाने के एक पुराने मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और उन्हें 7 साल की सजा सुना दी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चोरों ने एक अस्पताल के बाहर खड़ी डॉक्टर की कार को चुरा लिया। पालतू कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए यूपी के मुरादाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी में कड़ा नियम लागू कर दिया गया। वहां बिना मास्क के कुत्तों को घुमाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही ये नियम तोड़ने वालों से 500 रुपए जुर्माना भी लिया जाएगा। सोसाइटी के लोगों ने मिलकर यहाँ पे ये डिस्कशन करा कि जो भी डॉगी है वो मास्क लगाए। उधर रूस ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाने का दावा किया। अजरबैजान में हुई एससीओ समिट में पुतिन ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को जंग के और भीषण होने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद यूक्रेन पर किए रूस के हमले को पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके इन हमलों ने यूक्रेन के 250 से ज्यादा जवानों की जान ले ली। वहीं उसकी तरफ से जारी किए गए वीडियो में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसती नजर आईं। दावा किया गया कि इन हमलों की वजह से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 7 projectiles launched by US manufactured HIMARS and Olha MRLS have been shot down near Donetsk. जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में 24 घंटे के अंदर 5 मिसाइल हमले कर दिए, जिनमें ज्यादातर डोनेस्क और लुहांस्क के इलाकों में हुए। बताया गया कि इन हमलों में यूक्रेन की कई तोपें, टैंक और फाइटर जेट रूस की सेना ने बर्बाद कर दिए। वक्त की राय कर अनसुनी आपने, वक्त की राय कर अनसुनी आपने, राह सुविधा भरी ही चुनी आपने। सौ बात की एक बात कही विनोद ने, उलझने सलवटें दाग ही दाग हैं, अपनी चादर तो खुद ही बुनी आपने। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।